आइए आज हम स्टडी करेंगे लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण को अगर अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लोटनिक घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए, लोटने का मतलब है कि कोई अगर लोट रहा है तो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, जैसे हम ही जमीन पे लेट जाएं और लेट करके ऐसे ऐसे अपने शरीर को घुमाए तो इसको लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई अगर पहिया है और ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसी को लोटनिक गति कहेंगे। और उस पर जो पृथ्वी के तल और टायर के जो है पहिया जो टायर का बना है, टायर के बीच जो घर्षण होगा उसी को लोटनिक घर्षण कहेंगे। तो आइए अब इसके विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि लोटनिक घर्षण सिद्धांत रूप से क्षैतिज समतल पर एक वलय यानी रिंग का मतलब कोई तार को वृत्ताकार मोड़ करके उसके जो इंड हैं, छोर हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो जो भी आकृति तैयार होगी उसे रिंग कहते हैं। जैसे ये एक रिंग है, मान लीजिए तार की ऐसे बना दिया जाए तो इसको रिंग बोलेंगे या इसी को वलय भी बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि सिद्धांत रूप से क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, एक वलय रिंग जिसको कहते हैं के समान वस्तु अथवा गोल गेंद जैसे पिंड को बिना सर के केवल लोटन कर रहा यानी लुढ़क रहा है, पर किसी भी प्रकार का कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। तो इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए, फिर से कह रहे हैं कि सिद्धांत रूप से क्षैतिज समतल पर एक वलय यानी रिंग के समान वस्तु, मतलब इस प्रकार से कोई हो जैसे रिंग है यानी छल्ला है कोई, ये समान वस्तु अथवा गोल गेंद जैसे पिंड को बिना सर के, सरकना नहीं चाहिए, सरकना नहीं चाहिए, बिना सर के केवल लोटन कर रहा हो यानी लुढ़क रहा हो, सरक ना रहा हो, केवल ऐसे ऐसे लुढ़क रहा हो, पर किसी भी प्रकार का कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। तो अगर लुढ़क रहा है, कोई लोटन गति कर रहा है, सरक नहीं रहा है, तो उस पर किसी भी प्रकार का घर्षण बल नहीं लगेगा। लोटनिक गति करते किसी पिंड का हर क्षण तो लोटनिक करते किसी पिंड का हर क्षण समतल तथा पिंड के बीच केवल एक ही संपर्क बिंदु होता है, तथा यदि कोई सरकन नहीं है यानी फिसल नहीं रहा है तो इस तात्क्षणिक संपर्क बिंदु की समतल के अपेक्ष कोई गति नहीं होती। तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ से इसको अंडरलाइन करिए, ये पूरा, और इसके बाद यहाँ से पूरा अंडरलाइन करिए। तो ये सब जो है यहाँ तक पूरा ही अंडरलाइन कर लीजिए। तो जो भी लोटन करने वाली वस्तु है तो वो और उसके नीचे जो समतल है तथा पिंड के बीच केवल एक ही संपर्क बिंदु होता है। ऐसी बात है कि टायर लुढ़क रहा है तो किसी एक बिंदु होगा जो पृथ्वी के संपर्क में होगा, बाकी पूरा टायर ऊपर रहता है।
तो वही कह रहा है कि समतल तथा पिंड के बीच केवल एक ही संपर्क बिंदु होता है, तथा यदि कोई सरकन नहीं है यानी फिसल नहीं रहा है पिंड, तो इस ताक्षणिक संपर्क बिंदु की समतल के सापेक्ष कोई गति नहीं होती है। तो जो बिंदु संपर्क में रहता है तो उसकी समतल के सापेक्ष कोई गति नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि टायर तो गति कर रहा है, लोटन गति, लेकिन वो संपर्क बिंदु चूंकि उसी बिंदु पर उतना ही पृथ्वी के संपर्क में है, तो उसकी आपेक्षिक गति नहीं होती है, यानी पृथ्वी के आपेक्ष उसकी गति नहीं होती है। इस आदर्श स्थिति में गतिज अथवा स्थैतिक घर्षण शून्य होता है। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो ऐसी स्थिति में गतिज या स्थैतिक घर्षण शून्य होता है तथा पिंड को एक समान वेग से निरंतर लोटन गति करते रहना चाहिए। तो अब जब चूंकि स्थैतिक या गतिज घर्षण शून्य हो गया, जब घर्षण है ही नहीं तो वस्तु कभी रुकेगी ही नहीं, तो इसीलिए कह रहा है कि उसे एक समान वेग से निरंतर लोटन गति करते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि व्यवहार में ऐसा नहीं होगा तथा गति में कुछ न कुछ अवरोध यानी लोटनिक घर्षण अवश्य होगा, अर्थात पिंड को निरंतर लोटनिक गति करते रहने के लिए उस पर कुछ बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य जीवन में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता है कि एक समान वेग से कोई पिंड जो है लोटनिक गति करता रहे, कुछ न कुछ में अवरोध होता है और लोटन गति करते रहने के लिए हमें कुछ न कुछ बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो समान भार के पिंड के लिए लोटनिक घर्षण सदैव ही सर्पी अथवा स्थैतिक घर्षण की तुलना में बहुत कम, यहाँ तक कि परिमाण में 2 अथवा 3 कोटि तक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समान भार के पिंड हैं उनमें लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण यानी फिसलने वाला और स्थैतिक घर्षण यानी जब रुका हुआ है उस पर बल लग रहा है, तो ऐसे घर्षण की अगर बात करें तो जो लोटनिक घर्षण है वो 2 से 3 कोट यानी 10 की घाते 2 या 10 की घाते 3 इतने गुना तक जो है कम होता है। यही कारण है कि मानव सभ्यता के इतिहास में भारी बोझों के परिवहन के लिए पहिए की खोज एक बड़ा मील का पत्थर माना गया। तो यही कारण था कि चूंकि लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है तो इसीलिए मानव सभ्यता के शुरुआत से ही एक पहिए का आविष्कार किया गया, क्योंकि पहिया जो होता है वो लोटनिक गति करता है। तो उसमें लोटनिक गति में चूंकि घर्षण बहुत कम होता है तो इसलिए मानव ने पहिया बना करके ज़्यादा भारी बोझों को ढोने का प्रयास किया, जो खोज एक बड़े मील का पत्थर माना गया। अब देखिए कह रहा है कि लोटनिक घर्षण का उद्गम जटिल है, यद्यपि यह स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के उद्गम से कुछ भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लोटनिक घर्षण यानी लोटनिक गति यानी रोलिंग मोशन के समय संपर्क पृष्ठों में क्षण मात्र के लिए विरूपण होता है, यानी टायर और पृथ्वी जो संपर्क में है तो टायर में थोड़ा बहुत जैसे टायर दबता है तो यानी उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि लोटनिक गति के समय संपर्क पृष्ठों में क्षण मात्र के लिए विरूपण होता है तथा इसके फलस्वरूप पिंड का कुछ परिमित क्षेत्रफल, कोई बिंदु नहीं, लोटनिक गति के समय पृष्ठ के संपर्क में होता है। तो यही कहने का मतलब है कि पिंड का कुछ परिमित क्षेत्रफल यानी कुछ सीमित क्षेत्रफल, पूरा टायर तो पृथ्वी में नहीं रहता, कुछ ही थोड़ा सा क्षेत्रफल रहता है पृथ्वी के संपर्क में। तो वही कह रहा है कि कुछ परिमित क्षेत्रफल लोटनिक गति के समय पृष्ठ के संपर्क में रहता है, यानी पृथ्वी के संपर्क में रहता है। इसका नेट प्रभाव यह होता है कि संपर्क बल का एक घटक पृष्ठ के समांतर प्रकट होता है जो गति का अवरोध करता है। तो चूंकि थोड़ा बहुत टच में रहता है तो जैसे घर्षण जो है जिधर गति होती थी उसके समांतर विपरीत दिशा में लगता था, इसी प्रकार लोटनिक घर्षण भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो गति के विपरीत दिशा में, या यूं कहें कि जो पृष्ठ है उसके समांतर गति का अवरोध करता है।
अब देखिए कह रहा है कि हम प्रायः घर्षण को एक अवांछनीय बल मानते हैं, यानी हमारा नुकसान करने वाला मान सकते हैं। बहुत सी स्थितियों में, जैसे किसी मशीन जिसमें विभिन्न कलपुर्जे गति करते हों, में घर्षण की ऋणात्मक भूमिका होती है। अब जैसे गाड़ी ही है, गाड़ी में अगर घर्षण ना हो तो हमको तेल खर्च ही ना करना पड़े, एक बार उसमें बल लगा दें तो एक सीमित चाल से वो चलती रहे। तो कुछ ऋणात्मक भूमिका भी है। यह आपेक्ष गतियों का विरोध करता है, यानी जो गति, जैसे पृथ्वी स्थिर है और कार उसके ऊपर गति कर रही है तो उसका विरोध करता है, तभी जो है कार बंद कर देने पर कुछ दूर चलने के बाद वो जो है रुक जाती है। तो इसीलिए कह रहा है कि यह आपेक्ष गतियों का विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा आदि के रूप में ऊर्जा क्षय होती है। अब इस समय देखिए टायर जब चलते हैं और ट्रक वाले टायर रोक करके कुछ दूर में उसको देखते हैं कि गर्म तो नहीं हो गया, अगर गर्म हो जाता है तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो जो ऊष्मा का क्षय है, वो जो ऊर्जा का क्षय है वो ऊष्मा के रूप में होता है, इसीलिए टायर गर्म हो जाते हैं। तो मशीनों में स्नेहक गतिज घर्षण को कम करने का एक साधन होता है। स्नेहक का मतलब जो उसको चिकना कर देता है। स्नेहक को देखिए अंग्रेजी में लुब्रिकेंट बोलेंगे, यानी जो उसको चिकना बना दे। तो वही कह रहा है कि मशीनों में स्नेहक गतिज घर्षण को कम करने का एक साधन होता है। घर्षण को कम करने का एक अन्य उपाय मशीन के दो गतिशील भागों के बीच बॉल बेयरिंग लगाना है। चित्र 5.13a में अभी देखेंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा साइकिल है, साइकिल का पहिया देखिए तो जहाँ धुरा लगा रहता है वहाँ पर छोटे छोटे छर्रे लगे रहते हैं, वो एक बेयरिंग लगी रहती है जिसको बॉल बेयरिंग कहते हैं। बॉल मतलब छोटे छोटे गेंद जैसी जो संरचनाएं होती हैं उनको बॉल बोलते हैं। तो बॉल बेयरिंग लगा रहता है जिससे घर्षण और कम हो जाता है। चित्र 5.13 में देखेंगे, क्योंकि दो संपर्क पृष्ठों तथा बॉल बेयरिंग के बीच लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है। तो अगर दो संपर्क पृष्ठ हैं उनके बीच में बॉल बेयरिंग लगा दिया जाए तो घर्षण और कम हो जाता है, अतः ऊर्जा क्षय घट जाता है। सापेक्ष गति करते दो पृष्ठ। अब देखिए दो शब्द आ रहे हैं, एक आपेक्ष गति, एक सापेक्ष गति। तो जो आपेक्ष गति है उसमें एक पृष्ठ गति करेगा, एक रुका रहेगा। सापेक्ष गति में एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों गति कर सकते हैं, या दोनों एक ही दिशा में हो सकते हैं। उनकी गतियों का जो वेग होगा वो कम ज्यादा हो सकता है। तो वही कह रहा है कि सापेक्ष गति करते दो ठोस पृष्ठों के बीच वायु की पतली परत बनाए रखकर भी प्रभावी ढंग से घर्षण को घटाया जा सकता है। चित्र 5.13b। अभी देखते हैं चित्र। अब आगे कह रहा है, यद्यपि बहुत सी व्यवहारिक स्थितियों में घर्षण अत्यंत आवश्यक होता है, गतिज घर्षण में ऊर्जा क्षय होता है, फिर भी आपेक्षिक गति को शीघ्र समाप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मशीनों तथा यंत्रों में ब्रेक की भांति इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार स्थैतिक घर्षण भी हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसे गतिज घर्षण है वैसे स्थैतिक घर्षण का भी महत्व है। तो गतिज घर्षण में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय मशीन या यंत्रों में जो ब्रेक है वो गतिज घर्षण जो है के कारण ही किसी वस्तु को या किसी गाड़ी को रोकने में सक्षम है, जो हमको एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं से बचाती है। तो कहीं नुकसान है तो उस चीज का कहीं फायदा भी है। अत्यधिक फिसलन वाली सड़क पर कार को चला पाना असंभव होता है। अगर कार बहुत ज्यादा फिसलने वाली होती है तो उसमें गाड़ी को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण कम है। किसी साधारण सड़क पर टायरों और सड़क के बीच घर्षण पहिए की घूर्णी गति को लोटनिक गति में रूपांतरित करके कार को त्वरित करने के लिए आवश्यक वायुबल प्रदान करता है। तो अब देखिए, टायर और सड़क के बीच जो घर्षण है वो पहिए की घूर्णी गति को, यानी जो पहिया घूम रहा है, अगर जमीन से हटा दें पहिए को तो पहिया ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। तो जो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो जब पृथ्वी के संपर्क में आता है तो जो घर्षण है उसके कारण पहिया अब घूम नहीं पाता
तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, यानी पहिया जब उसके पृथ्वी के संपर्क में आ करके घूमता है तो वो लौटने की गति करने लगता है, जिससे गाड़ी भी आगे बढ़ती है। तो वही कह रहा है कि किसी सड़क पर टायरों और सड़क के बीच घर्षण पहिए की घूर्णी गति को लौटने की गति में रूपांतरित करके कार को त्वरित करने के लिए आवश्यक वायुबल प्रदान करता है। तो घूर्णन गति और लौटने की गति में क्या अंतर है? घूर्णन गति जैसे पंखा घूम रहा है तो घूर्णन गति है, इसमें पंखा का जो पर है वो अपने ही स्थान पर है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जबकि कार में पहिया घूम रहा है तो पहिया तो अपने स्थान पे, लेकिन मतलब पहिया घूम तो अपने धुरी पे ही रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। तो लौटने गति का मतलब पहिया आगे बढ़ जाए, घूमे इस प्रकार से, और घूर्णन गति में पहिया आगे न बढ़े, केवल अपनी धुरी पर ही घूमता रहे। तो ये अंतर है घूर्णन गति और लौटने गति में अंतर हमने बताया। सापेक्ष गति आपेक्ष गति में अंतर बताया। आपेक्ष गति में एक स्पर्श तल तो मूव करेगा, मोशन में रहेगा, गति करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सापेक्ष गति में दोनों करेंगे। अब देखिए पीछे फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए में ये बाल बियरिंग का चित्र दिया गया है, छोटे छोटे ये छर्रे इसमें डाल दिए गए हैं। यहाँ अंदर धुरा रहेगा तो ये जब इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमता है तो लौटनी घर्षण और कम हो जाता है। तो घर्षण को घटाने के कुछ उपाय क्या है? मशीन के गतिशील भागों के बीच बाल बेयरिंग लगाकर, बाल बेयरिंग लगा दें तब आपेक्षिक गति करने वाले पृष्ठों के बीच वायु का संपीड़ित गद्दा, तो फूला हुआ ये गुब्बारा है और ये कोई छिद्र वाला प्लास्टिक डिस्क है, तो वायु का गद्दा ये जो है नीचे जो है, तो इस प्रकार से भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अपेक्षिक गति करने वाले पृष्ठों के बीच वायु का संपीड़ित गद्दा, तो वायु का संपीड़ित गद्दा यानी सिकुड़ा हुआ गद्दा डाल देते हैं, तो दो पृष्ठ जो आपस में मूव कर रहे हैं उनके बीच जो है लौटने के घर्षण या घर्षण को घटाने के कुछ उपाय, तो घर्षण कम हो जाता है। अब देखिए आगे आ जाते हैं वर्तुल या वृत्तीय गति, इसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि नाम से पता है वृत्तीय गति, यानी कोई अगर वृत्त बना दिया जाए इस प्रकार से तो इस तरह का मोशन हो, इस तरह, इसको सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति हिंदी में बोलेंगे, इसी को वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ये वृत्तीय गति है एक तरह, लेकिन चूंकि पथ वृत्ताकार नहीं है, पृथ्वी का पृष्ठ भले ही अंडाकार है, वृत्ताकार नहीं है, तो किसी वृत्त के परिधि पर अगर कोई वस्तु चक्कर लगाती है तो उसको वृत्तीय पथ कहते हैं, ये कहने का मतलब है। तो देखिए इसको देखते हैं। तो कह रहा है हमने अध्याय 4 में यह देखा कि आर त्रिज्या के किसी वृत्त में एक समान चाल v से गतिमान किसी पिंड का त्वरण v² वृत्त के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होता है। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ लिया है कि आर त्रिज्या के अगर कोई वृत्त है उसमें एक समान चाल v से कोई पिंड गतिमान है तो उस पर त्वरण v² होता है और ये केंद्र की ओर निर्दिष्ट होता है। ये चीज हमने पीछे अध्याय 4 में पढ़ रखी है। द्वितीय नियम के अनुसार इस त्वरण को प्रदान करने वाला बल क्या है? Fc, C का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, इसी को अभिकेंद्र बल भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से पता है अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र का मतलब केंद्र की ओर, तो वही ये Fc=mv²/r हो जाएगा, जो बल लगेगा केंद्र की ओर, इसको अभिकेंद्र बल बोलेंगे। यहाँ यम पिंड की संगत यानी द्रव्यमान है, केंद्र की ओर निर्दिष्ट इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो केंद्र की ओर निर्दिष्ट इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं।
डोरी की सहायता से वृत्त में घूर्णन करने वाले पत्थर को डोरी में तनाव अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो डोरी की सहायता से वृत्त में जो घूर्णन करने वाला पत्थर है, तो पत्थर और डोरी के बीच जो तनाव है, डोरी में जो तनाव है, वही तनाव ही उस पत्थर को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य के कारण उस ग्रह पर लगे गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह गति कर रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल सूर्य और उस ग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके कारण प्राप्त होता है। किसी क्षैतिज सड़क पर कार को वृत्तीय मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल प्रदान करता है। कोई जो कार है वो वृत्तीय पथ पर अगर घूम रही है, कोई वृत्तीय मोड़ है यानी किसी मोड़ पर ऐसे घूम रही है, तो उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? घर्षण बल से मिलता है। किसी सपाट सड़क तथा किसी ढालू सड़क पर कार की वर्तुल गति के नियमों के रोचक उदाहरण। तो ये कह रहा है कि कोई सपाट सड़क हो तथा किसी ढालू सड़क पर यानी ढलान हो, तो कार की जो वर्तुल गति है, मतलब ऐसे ढलान हो इस तरह की ये वर्तुल यानी थोड़ा घुमाव में गति करे, तो एक गति के नियम के कुछ जो है हमारे पास रोचक उदाहरण है। तो ये सब जो है गति के रोचक उदाहरण। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं समतल सड़क पर कार की गति। तो देखिए कोई समतल सड़क है यानी सीधी है, एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक तरह से क्षैतिज में प्लेन है। तो समतल सड़क पर कार की गति। तो देखिए कार पर 3 बल आरोपित होते हैं। चित्र 5.14 ए में दिखाया गया है कि कार अगर चल रही है तो कौन कौन से बल लगते हैं। तो कार का भार mg, सबसे पहले देखिए कार का जो भार है mg नीचे की ओर काम करेगा। अब जाहिर है जो ये तल है, तो तल के कारण जो प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर को लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो mg नीचे की ओर और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता है, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब आगे देखिए क्या काम करता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है घर्षण बल। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा घर्षण बल। और अभी हमने पढ़ा है कि घर्षण बल ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है किसी कार के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे मोड़ है तो यह अभिकेंद्र बल घर्षण के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए जो घर्षण बल है उसकी दिशा इस प्रकार है, यानी कोई घुमावदार मोड़ है तो केंद्र की ओर होगा, अभिकेंद्र केंद्र की तरफ, इसलिए घर्षण बल F स्मॉल f इधर को दिखाया गया। बल को कैपिटल F से लिखेंगे और घर्षण को स्मॉल f से लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो है कई फिगर बनाए गए हैं। बी वाला ये बैंक्ड रोड है, यानी जिसमें ढलान है। सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, ये एक समतल सड़क पर है। और ये बैंक्ड रोड है, आगे वाला बैंक्ड रोड है, इसको देखते हैं। ढालू सड़क पर वर्तुल गति, ये ढालू सड़क है और ये समतल सड़क। तो ये समतल सड़क की बात हो रही है, ये ढालू सड़क की बात हो रही है। ये ढालू सड़क की है ये वाली, देखिए ढलान है इधर को। तो अब इसमें कैसे बल, हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, समतल के 90 डिग्री ऊपर की ओर, और जो भार है वो समतल के 90 डिग्री नीचे की ओर। अगर ढलान नहीं है तो, अगर ये ढाल होगा तो ये भार जो है पृथ्वी वाले समतल के 90 डिग्री रहेगा। देखिए पृथ्वी वाला समतल है, इसके 90 डिग्री। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी यानी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, वो जिसमें ये कोई पिंड रखा है उस समतल के 90 डिग्री होगा।
ध्यान दीजिए, अगर इतना समझ में आ गया तो गलती नहीं होगी। तो अब देखिए, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये एंगल थीटा है, तो एक ही लाइन के इस प्रकार से अगर कोई लाइनें ऐसे काट दी जाएं इस तरह से, तो ये थीटा होगा, ये थीटा भी, ये भी थीटा होगा, इसी तरह ये भी थीटा, ये जितना होगा ये उतना होगा। शीर्षाभिमुख कोण इनको कह सकते हैं, जो भी कहते हो हिंदी में। कुलिमा के उल्टा वाले ये बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसको ध्यान देना है। तब देखिए, ये थीटा है, तो अगर ये यन है तो ये यन कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा यानी कोण के पास वाली भुजा को कास लिखते हैं, सामने वाली को साइन लिखते हैं। तो ये हमारा यन कास थीटा हो जाएगा। अब रही बात इसकी, हम अगर बात करें तो इसकी बात करें तो देखिए, थीटा ये है, जबकि यफ हमारा ये है 90 डिग्री पर। तो एक जो है हमारा ये कोण अगर पूरा देखा जाए तो 90 डिग्री है। तो अगर ये कोण की बात होती, ये वाले की, तो ये cos थीटा में जाता, लेकिन ये कोण की बात हो रही है तो ये sin थीटा में जाएगा, क्योंकि यफ के पास नहीं है। पास होता तो cos होता, सामने sin, तो ये वाला ये सामने आ जाएगा, मतलब ये वाला कोण नहीं है, तो इसलिए यफ sin थीटा लिखा गया है। तो इसको समझने का प्रयास करिए कि ये देखिए यफ sin थीटा लिखा गया है। तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। और ये चूंकि ये लाइन, इसको अगर ऐसे लाइन खींच देंगे तो बराबर कोण पे डिवाइड करेगी, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। लेकिन यफ यहाँ है तो इस थीटा के लिए यफ sin थीटा लिखेंगे, और यन के पास में ही थीटा है तो इस थीटा के लिए इसको n cos थीटा लिखेंगे। समझ में शायद आ गया होगा। अगर ये कोण होता तो ये यफ cos थीटा हो जाता, लेकिन ये कोण है, ये वाला ये कोण है, इसलिए यफ से दूर है तो सामने साइन, पास में cos हमने याद किया था, इसलिए ये घटक यफ sin थीटा लिखा गया, ये वाला n cos थीटा लिखा गया। और ये अभिकेंद्र त्वरण जो है a=v²/r, ये इस ढलान जो होगा इसमें अगर वृत्ताकार पथ बना दिया जाए तो उसके केंद्र की ओर होगा, तो इसलिए ये इधर को a=v²/r लिखा गया। और जो घर्षण बल है ये भी केंद्र की ओर, अगर वृत्तीय पथ बनाया जाए तो उसके केंद्र की ओर जाएगा, तो इसलिए ये समतल के इधर को यह फ्रिक्शन लिखा गया, यानी घर्षण बल लिखा गया। अब इसको देखें, यहाँ पर अलग से बना दिया गया है, यहाँ पर अलग से बना दिया गया। अब देखें, ये कोण थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी प्रकार से अब देखिए, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये कोण थीटा होगा तो ये चूंकि ऐसे क्रॉस कर रही हैं दो भुजाएं, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब ये इस तरह से दोनों ये रेखाएं समांतर हैं, तो इनको जो लाइन क्रॉस करेगी उसमें ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी, चूंकि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये आपको पहले पढ़ाया गया होगा। तो ये इस तरह से हम लोगों के पास
फिगर बन के आ गया है कि किस प्रकार से हम लोगों ने ये बनाया है। तो ये यफ है, इसके साथ यफ साइन थीटा गया, तो पास में काश, तो ये वाली भुजा यफ काश थीटा चली जाएगी। ये थीटा है तो यन के पास वाली है यन काश थीटा चली जाएगी, और ये दूर वाली है तो इसके साथ यन साइन थीटा चला जाएगा। तो देखिए यफ काश थीटा और यन साइन थीटा एक ही दिशा में जा रहे हैं, और यन काश थीटा और यफ साइन थीटा और एम जी ये विपरीत जा रहे हैं। तो ये इनको बैलेंस करेगा और ये दोनों एक ही तरफ रहेंगे। तो अब इसको देखते हैं कैसे क्या होगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए कार का जो भार होता है वो हमेशा पृथ्वी के तल के लंबवत होता है। तो ये पृथ्वी का तल है तो इसके लंबवत है एम जी, और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो हमेशा जिस समतल पर वस्तु रखी होती है उस समतल के लंबवत होता है। तो ये समतल पर कार खड़ी है तो इस समतल के लंबवत देखिए नॉर्मल रिएक्शन है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस एम जी लाइन को ऊपर खींच दिया जाए तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। इधर को अगर लाइन खींचें या ऐसे खींचें तो ये थीटा हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन पर इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक का क्रॉस कर रही हैं जो दो रेखाएं, तो उनके आमने सामने वाले कोण जो है बराबर होते हैं। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो पास में काश, तो ये यन है तो ये यन काश थीटा हो जाएगा। सामने साइन तो ये एन साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह देखिए एन साइन थीटा। इसी प्रकार से ये यफ है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये लाइन बढ़ जाएगी इस प्रकार से, और एक लाइन ये इस प्रकार से बढ़ जाएगी यफ की। तो चूंकि यफ की ये लाइन के साथ थीटा है तो ये यफ काश थीटा होगा, ये सामने जाएगी ये वाली लाइन, तो ये देखिए यफ साइन थीटा, ध्यान दीजिए ये यफ साइन थीटा। तो ये यफ काश थीटा, पास में काश, सामने साइन, तो एफ काश थीटा हो गया, ये एफ साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये चित्र बनाएंगे। थोड़ा सा भी उलझन हो रही है, जब क्वेश्चन आप लोग बार बार करेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कितना बढ़िया है बनाया गया। थीटा है, और थीटा क्यों है? क्योंकि ये लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो तीन बल देखिए काम करते हैं। तीनों बलों को हम लोगों ने देख लिया है, अब इनको पढ़ लेते हैं। तब देखिए, क्योंकि यहाँ ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, अतः यन माइनस एम जी बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है, यानी ऊपर नीचे किसी भी प्रकार की गति नहीं है, केवल ऐसे आगे पीछे गति है, तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो भार के बराबर होगी। तो इसीलिए n बराबर mg लिख दिया। वर्तुल गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क के पृष्ठ के अनुदिश है, यानी जो वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है, उसके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो सड़क के पृष्ठ के अनुदिश है, यानी सड़क के पृष्ठ के साथ में है। ये देखिए सड़क के पृष्ठ के अनुदिश है, जहाँ पर सड़क का पृष्ठ है, यहाँ भी देखिए उसी प्रकार से। यह बल कार के टायरों तथा सड़क के पृष्ठ के बीच घर्षण के अनुसंपर्क बल के घटक, जो परिभाषा के अनुसार घर्षण बल ही है, द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये जो अभिकेंद्र बल है घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है, पीछे भी पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए यहाँ स्थैतिक घर्षण भी अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिए कोई भी हो, अगर स्थैतिक घर्षण ही अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है, तो जो स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है वही हमको अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है। स्थैतिक घर्षण की अनुपस्थिति में वृत्त से दूर जाती गतिमान कार की समुपस्थित गति का विरोध करता है। जाहिर सी बात है कि जो स्थैतिक घर्षण होता है वो घर्षण की जब अनुपस्थित होती है तो वृत्त से दूर जाती गतिमान कार की, जो वृत्त से दूर जा रही गतिमान कार,
उसका विरोध करता है। यानी जैसे ऐसे ऐसे घूम रही है कोई कार इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार घूमने में इधर न चली जाए, उसका विरोध करता है स्थैतिक घर्षण। यानी कार को पलटने से बचाता है, ये कह सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण रोल है कि अगर वृत्तीय पथ में घूम रही है तो उसी में घूमे, इधर आके पलट न जाए। तो ये काम कौन करता है? स्थैतिक घर्षण उसका विरोध करता है कि इधर न चली जाए। अब समीकरण 5.14 तथा 5.16 से हमें प्राप्त होता है। तो अब 5.14 तथा 5.16 अगर देखें तो 5.14 और 5.16 समीकरण देखें या न देखें पीछे हम पढ़ ही चुके हैं कि जो घर्षण होता है वो कम होता है या बराबर होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन। पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। और यही स्थैतिक घर्षण गुणांक चूंकि अभिकेंद्र बल प्रदान करता है तो यही mv²/r के बराबर हो जाएगा। या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि v² इज स्मॉलर देन μs/n/m। सब कुछ इधर चला आएगा v² के अलावा, तो इधर आ जाएगा तो μs/n ये m नीचे आ जाएगा बराबर μs और n की जगह mg रख देंगे, n की जगह mg, तो m और m कट जाएंगे, केवल g बचेगा, तो μs/rg हो गया। ये एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसको लिखा नहीं है लेकिन इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब आगे देखते हैं, यह संबंध कार्य की संगत पर निर्भर नहीं करता। देखिए कहीं भी कार्य का द्रव्यमान नहीं आया है, कहीं भी कार्य का द्रव्यमान नहीं है पूरे फार्मूले में, यम तो कट गए। तो इसीलिए कह रहा है कि संबंध कार्य की संगत पर निर्भर नहीं करता। इससे यह प्रदर्शित होता है कि μs तथा r के यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा r यानी त्रिज्या के किसी दिए गए मान के लिए कार्य की वर्तुल गति यानी वृत्तीय गति की कोई संभावित अधिकतम चाल होती है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो अधिकतम चाल का अगर फार्मूला लिखना है तो Vmax = √μs/rg हो जाएगा, क्योंकि v² √μs/rg, तो v अधिकतम यानी मैक्सिमम √μs/rg है। ये अधिकतम का मतलब इससे कम या बराबर हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? √μs/rg। अब आगे आ जाता है ढालू सड़क पर कार की गति। तब ढालू सड़क पर कार की गति अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि अब लेक्चर लंबा होता जा रहा है। आज बस यहीं तक।